गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अनामिका शर्मा गवर्नमेंट वीआईटी ऑटोनोमस कॉलेज में एज अ गेस्ट लेक्चर कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था जो कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे है। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम रेगुलेशन डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हमने सिर्फ पाथवे और उसके एंजाइम और नेट गेन के बारे में बात किया था। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसी पाथवे का जो हमको उसके साथ ही पढ़ना है, तो हम उसको अब इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करते हैं। जो रेगुलेशन है ग्लाइकोलाइसिस का वो 3 रेगुलेटरी एंजाइम के थ्रू होता है और वो 3 रेगुलेटरी एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, साथ में ग्लूकोकाइनेज, दूसरा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड लास्ट वन इज पाइरुवेट काइनेज। मेनली हमको अगर माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो 3 ही एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन करते हैं। क्यों ये रेगुलेशन कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे तो हेक्सोकाइनेज फर्स्ट स्टेप में यूज होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो सेकंड स्टेप में यूज होता है और पाइरुवेट काइनेज लास्ट स्टेप में यूज होता है। ये तीनों स्टेप ही इरिवर्सिबल स्टेप है और ये इरिवर्सिबल स्टेप जो है वो इन तीनों एंजाइम के थ्रू कैटलाइज होते हैं। तो ये इरिवर्सिबल स्टेप के कारण ही इन एंजाइम का रेगुलेशन जो है, इन एंजाइम के रेगुलेशन के कारण ही ये स्टेप्स जो है वो इरिवर्सिबल हैं। क्या फीचर्स हैं इन सारे एंजाइम्स के? हेक्सोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि एक फीडबैक इनहिबिशन होता है। क्योंकि आप देखते हैं जो फर्स्ट स्टेप है जिसको एक्सोकाइनेज कैटलाइज कर रहा है वो ये है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। अगर इन्वायरमेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है पहले से बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो चुका है तो वो खुद अपने फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है बाय द फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन मोस्टली किसमें होता है? जिसको कि एलोस्टेरिक एंजाइम है। तो हेक्सोकाइनेज क्या हुआ? एक एलोस्टेरिक एंजाइम हुआ जिसका फीडबैक इनहिबिशन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करता है। This enzyme prevent the accumulation of this glucose 6 phosphate due to product inhibition, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज थर्ड स्टेप में यूज होता है जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का, एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। इसका जो रेगुलेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे से हो सकता है। क्योंकि ये एलोस्टेरिक एंजाइम है तो कुछ ऐसा एक्टिवेटर काम करेंगे, कुछ ऐसा इनहिबिटर काम करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को पॉजिटिवली एक्टिवेट करते हैं? वो है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ADP, AMP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर द एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये सारे एंजाइम अगर ये सारे मॉलिक्यूल अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को एक्टिवेट करते हैं और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। पर अगर इन्वायरमेंट में ATP, सिट्रेट, H+ आयन ये प्रेजेंट हैं तो वो उनका एलोस्टेरिक इनहिबिशन करते हैं। इस कारण से इसे हम क्या बोल रहे हैं? एलोस्टेरिक इनहिबिटर। अब क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? हमने पिछले वीडियो में ही ये बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस का होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म के सेल पे या तो यूकेरियोटिक सेल में ATP का कंसंट्रेशन कितना है। क्या वो एनर्जी रिच सेल है? क्या उसके पास एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में है? अगर उसके पास एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में है मतलब ATP उसके पास सैचुरेटेड अमाउंट में है तो उसको ग्लाइकोलाइसिस की आवश्यकता नहीं है, मतलब उसके ग्लाइकोलाइसिस पाथवे नहीं चलाना है। वो चाहे तो HMP पाथवे चला सकता है या तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस चला सकता है। इस कारण से जब ATP एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वो जाके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से बाइंड करता है और बाइंड करके उसको इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। दूसरा है सिट्रेट और H+ आयन। सिट्रेट और H+ आयन दोनों ही बाई प्रोडक्ट हैं किसके? ग्लाइकोलाइसिस के। कैसे बाई प्रोडक्ट हैं? जो पाइरुवेट बनता है किसके थ्रू? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। वो TCA साइकिल में जाता है और पाइरुवेट से सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। अगर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे
चलने के कारण बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो सिट्रेट एक्यूमुलेट होने लगता है और H प्लस आयन भी एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसके कारण पीएच लो हो जाता है। और सिट्रेट और H प्लस आयन दोनों ही फीडबैक इनिबिशन करते हैं किसका, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का, जिस तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कर रहा था हेक्सोकाइनेज का। सेम एज एटीपी भी, और सॉरी सिट्रेट और H प्लस आयन भी फीडबैक इनिबिशन करते हैं। फ्रक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट जो कि एज अ एक्टिवेटर काम कर रहा है, ये जो फ्रक्टोज 26 बिस्फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 16 बिस्फॉस्फेट का आइसोमर है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो एलोस्टेरिक एंजाइम के साथ साथ ही रेट लिमिटिंग एंजाइम भी है। रेट लिमिटिंग एंजाइम हम किसको बोलते हैं, वो एंजाइम जो कि किसी भी पाथवे को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा ये डिसाइड करता है। ऐसा क्यों, आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो उस टीम के काम करने की क्षमता कितनी है, ये उसमें उन वर्कर पे डिपेंड नहीं करता जो कि अच्छा काम करते हैं, उन वर्कर पे डिपेंड करता है जो कि अच्छा काम नहीं कर पाते हैं या तो धीरे काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं पर धीरे काम कर रहे हैं। सेम है वैसा ही फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो है वो रेगुलेटरी एंजाइम है, साथ ही स्लो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। इस स्लो कन्वर्जन के कारण ही ग्लाइकोलिसिस का ये स्टेप जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाता है, और इस एंजाइम को हम रेट लिमिटिंग एंजाइम कह रहे हैं। जब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज स्लो काम करेगा तो होगा क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 बिस्फॉस्फेट का फॉर्मेशन जो है वो स्लो प्रोड्यूस होगा। ठीक, इस स्लो प्रोडक्शन के कारण फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक्यूमुलेट होता जाएगा, क्योंकि वो तो उधर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्जन उसका होता जा रहा है। अब इस जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक्यूमुलेशन हुआ, ये एक दूसरे एंजाइम के थ्रू कैटलाइज होता है, वो होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। इस एंजाइम को जो कि फ्रक्टोज 16 बिस्फॉस्फेट बनाता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। मैं बात कर रही हूँ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 26 बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट कराता है। तो अब क्या होगा, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था वो 16 बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट ना होकर 26 बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये भी एक्यूमुलेट होने लगता है वहां पे। ठीक, अब क्योंकि ये एक्यूमुलेट होता है तो ये एक्यूमुलेटेड जो बाई प्रोडक्ट है वो जाके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के एक्टिवेटर साइट पे बाइंड होता है और उसको इंस्टिगेट करता है ताकि वो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो थोड़ी स्पीड अप हो, तो वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मूव करे और फ्रक्टोज 16 फॉस्फेट का फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो। एडीपी, एडीपी भी एक्टिवेटर है, क्योंकि इन्वायरमेंट में एनर्जी लो कंडीशन है, एडीपी और एएमपी का एक्यूमुलेशन है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस चल रही है, ये दोनों जाके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को एक्टिवेट करते हैं ताकि ग्लाइकोलिसिस जल्दी जल्दी चले और एटीपी और एएमपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो पाए। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी फीडबैक एक्टिवेशन कर रहा है। तो जो ये पर्टिकुलर स्लाइड है मैंने समझाया कि रोल ऑफ फ्रक्टोज 26 बिस्फॉस्फेट इन ग्लाइकोलिसिस ये है कि फ्रक्टोज 26 बिस्फॉस्फेट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रेगुलेटरी फैक्टर फॉर द कंट्रोलिंग phosphofructokinase and ultimately glycolysis in the liver. Fructose 26 bisphosphate is synthesized from the fructose 6 phosphate by the enzyme phosphofructokinase 2. ठीक, और जो एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है वो कौन सा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फिर लास्ट एंजाइम की बात करते हैं जो कि है पाइरूवेट काइनेज। पाइरूवेट काइनेज जो है वो लास्ट स्टेप कैटलाइज करा रहा है जिसमें फॉस्फेन और पाइरूवेट से पाइरूवेट बन रहा है। इसका इनहिबिशन एटीपी के प्रेजेंस में होगा, पाइरूवेट का बनना रुक जाएगा क्योंकि एटीपी एनवायरनमेंट में ज्यादा है, आपको पाइरूवेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको एटीपी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, उस ग्लाइकोलिसिस पाथवे को बंद कर रहे हैं। और एक्टिवेट किसके थ्रू होता है, फ्रक्टोज 16 बिस्फॉस्फेट। जब फ्रक्टोज 16 बिस्फॉस्फेट ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो अपना आगे का कन्वर्जन इंक्रीज कराना चाहता है जिसके थ्रू पाइरूवेट का फॉर्मेशन हो सके। इस तरह से फ्रक्टोज काइनेज के एक्टिवेटर साइट पे जाके बाइंड करता है और उसको एक्टिवेट करता है। Pyruvate kinase is active in this dephosphorylated state and inactive in the phosphorylated state. Inactivation of pyruvate kinase is brought
about by cyclic AMP dependent protein kinase. The hormone glucagon inhibit hepatic glycolysis by this mechanism. यहाँ पे बार बार हेपेटिक सेल की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यूकेरियोटिक सिस्टम की बात हो रही है, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी की बात नहीं हो रही है। यूकेरियोट्स में क्या होता है, मेनली एनिमल सेल्स में जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो सारे सेल्स में स्टार्ट हो जाता है, बस लीवर की सेल पे स्टार्ट नहीं होता। क्यों? वो होता है थोड़ी देरी से। इसका रीजन ये है कि जो पहला एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में यूज हो रहा है वो है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का एक आइसोमर होता है जिसको हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, ग्लूकोकाइनेज। ये ग्लूकोकाइनेज जो है वो लीवर सेल्स में प्रेजेंट होता है, वहां पे हेक्सोकाइनेज नहीं पाया जाता। तो इन लीवर सेल जो फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन, वो कौन कराता है? ग्लूकोकाइनेज कराता है। अगर आपने माइकल मेंटेनेंस इक्वेशन पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि हर एंजाइम का अपने सबस्ट्रेट के लिए एक्टिवेट होना और उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबस्ट्रेट का एक कंसंट्रेशन होना जरूरी है। जब तक सबस्ट्रेट उस कंसंट्रेशन तक नहीं पहुंचता तब तक कोई भी एंजाइम उस सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कराता। जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को उसके लोअर कंसंट्रेशन में, मतलब ब्लड लेवल अगर ग्लूकोज का ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर कम है तो भी हेक्सोकाइनेज उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। पर ग्लूकोकाइनेज जो कि लीवर सेल्स में है वो ग्लूकोज की थोड़ी ज्यादा कंसंट्रेशन में ही उसको आइडेंटिफाई कर पाता है। तो होता ये है कि जब आप फूड मटेरियल इनटेक करते हैं, ये फूड मटेरियल डाइजेस्ट होने के बाद जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में जाता है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज जाता है तो इनिशियली सारे हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो कि दूसरे सेल्स में प्रेजेंट है वो एक्टिवेट होते हैं और इस ग्लूकोज का ब्लड से अपटेक किया जाता है सेल्स में और उसको ग्लाइकोलिसिस में भेज दिया जाता है। बट जैसे जैसे ही सारे सेल एटीपी सेचुरेट हो जाते हैं ग्लाइकोलिसिस चलने के कारण, वो धीरे धीरे ग्लूकोज का अपटेक करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब इस इंक्रीज ग्लूकोज ब्लड लेवल पे क्या हो रहा है कि सारे सेल्स ने ग्लूकोज लेना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके पास एटीपी सफिशिएंट अमाउंट में है, वहां पे ग्लाइकोलिसिस नहीं चल रही है। अब इस कंडीशन में ग्लूकोज लेवल जो बढ़ गया है ब्लड में, उसको कौन अपटेक कर रहा है? लीवर सेल। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लीवर सेल्स जो है ग्लाइकोलिसिस के साथ साथ ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी चलाते हैं। तो ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस कब होगा? जब ग्लूकोज जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड में प्रेजेंट है, अब उससे एटीपी बनाने की जरूरत नहीं है हमको, हमको क्या बनाना है? स्टोरेज मटेरियल बनाना है। तब ग्लूकोकाइनेज जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है। सेम है जब ये पाथवे किसमें चल रही है? लीवर में चल रही है और ग्लाइकोलिसिस चल रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पाइवरेट काइनेज एंजाइम है, ये पाइवरेट काइनेज एंजाइम को भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया जा सकता है इस बेसिस पे कि लीवर सेल को ग्लाइकोलिसिस करनी है कि नहीं। क्योंकि आप ग्लाइकोलिसिस करेंगे तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो लीवर सेल अपने सेल्स में ग्लाइकोलिसिस बंद करके ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट कराता है बाय दी साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। तो ग्लूकागॉन इनहिबिट हेपेटिक ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकागॉन वो हार्मोन है जो कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो अगर उसको ग्लाइकोजन सिंथेसिस एक्टिवेट करना है तो उसको ग्लाइकोलिसिस इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस में ना आके ग्लाइकोजन सिंथेसिस में जाएगा। और ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ग्लाइकोलिसिस करवाता है यूकेरियोटिक सेल में या एनिमल सेल्स में? वो है इंसुलिन। अगर इंसुलिन का अमाउंट ज्यादा है तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस के लिए आगे फॉरवर्ड करेगा। नाउ पाश्चर इफेक्ट। पाश्चर इफेक्ट क्या है? पाश्चर इफेक्ट है इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाय ऑक्सीजन इज नोन एज पाश्चर इफेक्ट. Passive effect is due to the inhibition of the enzyme phosphofructokinase. Glycotic intermediates from fructose 1,6-bisphosphate onward decrease while the earlier intermediates accumulate. होता यह क्या है कि जब ग्लाइकोलिसिस चल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा?
कि आपका जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के ज्यादा अमाउंट होने पे धीरे धीरे इनहिबिट होने लगता है। इनहिबिट होने का कारण ये है कि जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव है। ऑक्सीजन सेंसिटिव मतलब कि ऑक्सीजन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो उस एंजाइम को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है। और इनहिबिट करने से क्या हो रहा है, इनहिबिट करने से ये हो रहा है कि ऑक्सीजन के ज्यादा होने पे ग्लाइकोलिसिस का रेट जो है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो हो जाने से ग्लाइकोलिसिस के स्लो हो जाने से क्या होगा कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, ये सब एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, पाश्चर इफेक्ट बोल रहे हैं। पाश्चर इफेक्ट सिर्फ एरोबिक कंडीशन में देखने को मिलता है। एनारोबिक कंडीशन में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का इनहिबिशन नहीं हो रहा, तो रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन दी एनारोबिक कंडीशन वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एरोबिक कंडीशन। रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर रहा है। इस इफेक्ट को मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलिसिस की रेट का कम होना, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पाश्चर इफेक्ट। समझ में? तो ये पाश्चर इफेक्ट आपको एनारोबिक कंडीशन में नहीं देखने को मिलेगा, एरोबिक कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो दिस इज द समरी ऑफ रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन जो जो अभी हमने देखा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्टिवेशन और इनहिबिशन कर रहे हैं, उसको हम एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट हम कौन सा देख रहे थे, हेक्सोकाइनेज का इनहिबिशन। कौन कर रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम यहाँ पे, हेक्सोकाइनेज। माइनस का मतलब इनहिबिशन किया जा रहा है, प्लस का मतलब एक्टिवेशन किया जा रहा है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना इनहिबिट हो सकता है खुद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, क्योंकि वो हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर दे रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का इनहिबिशन किसके किसके थ्रू हो सकता है, हमने पढ़ा सिट्रेट के थ्रू, एटीपी के थ्रू, है ना। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक तरह का हार्मोन होता है जो कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है, जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का बनना इनहिबिट करता है। इसके अलावा एक्टिवेशन कौन कर रहा है, 2,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। अभी हमने देखा कि 1,6 बिस्फॉस्फेट ना बन के 2,3 बिस्फॉस्फेट बनता है, और उसके एक्यूमुलेशन होने के कारण वो क्या करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा एडीपी, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी डिफिशिएंट कंडीशन है तो वो भी एक्टिवेट करेगा ताकि ग्लाइकोलिसिस जल्दी हो, एटीपी बने। इंसुलिन, जैसे मैंने अभी अभी बताया, इंसुलिन भी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा है लास्ट वन, जहाँ पे एक्टिवेशन और इनहिबिशन होगा। तो यहाँ पे एक्टिवेशन कौन कर रहा है, एटीपी कर रहा है, साथ साथ में फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट कर रहा है, ताकि ये जो प्रोसेस है वो क्या हो, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो और इसका एक्यूमुलेशन यहाँ पे ना हो। इनहिबिशन कौन कर रहा है, एटीपी कर रहा है, क्योंकि एनर्जी रिच कंडीशन है। सिट्रेट कर रहा है फीडबैक इनहिबिशन, तो इस तरह से वो पायरेट काइनेज का यहाँ पे इनहिबिशन हो रहा है। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि इन्वायरमेंट में अगर प्रेजेंस हो तो वो किसी किसी स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, इनहिबिशन कर सकते हैं। ये इनहिबिशन जो है वो बायोलॉजिकल इनहिबिशन नहीं है, पर होमोलोगस कंडीशन के कारण, मीन्स अगर एंजाइम से या सबस्ट्रेट से कोई मॉलिक्यूल होमोलॉजी रखता है तो वो आके उस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है, और जो सबस्ट्रेट है उस एंजाइम का वो वहां बाइंड नहीं कर पाता। इस कारण से वो स्टेप वहां पे इनहिबिट हो सकती है। तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ कुछ स्टेप्स में बता रही हूँ। जैसे कि आपका स्टेप है फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और गैस्ट्रोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का बनना। यहाँ पे एंजाइम यूज होता है एल्डोलेज। इस एल्डोलेज एंजाइम जो है, इस एल्डोलेज एंजाइम का इनहिबिशन जो है 1 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये भी करता है। क्यों ऐसा इनहिबिशन करता है, क्योंकि ये होमोलोगस है एल्डोलेज का, आइसोमर फॉर्म है ना। तो वो यहाँ पे एल्डोलेज के साथ कंपटीशन करता है फॉर दी सबस्ट्रेट फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। कौन सा मॉलिक्यूल, सॉरी कौन सा मॉलिक्यूल है, 1 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक, तो ये
क्या है, होमोलॉगस है फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट का, तो एलुलेज एंजाइम जो है इसको कैटलाइज ना करके उसको कैटलाइज करने लगता है, जिसके कारण से ये स्टेप यहाँ पे निबिट हो जाता है। फिर इसके बाद जो एंजाइम है जहाँ इनिबिशन हो रहा है वो है 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होना। ये कौन से एंजाइम के थ्रू हो रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। 3-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज का इनिबिशन हो सकता है आयोडोएसीटेट से और आर्सेनेट से। ये जो है मॉलिक्यूल अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो ये जो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज को इनिबिट कर सकते हैं। आयोडोएसीटेट जो है वो इरिवर्सिबल इनिबिटर है किसका, 3-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज का। और आर्सेनेट जो है वो भी इनिबिट करता है क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज होता है। इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से होमोलॉगस होता है आर्सेनेट, तो वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जगह अगर आर्सेनेट से रिएक्शन कर जाता है एंजाइम तो फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो आयोडोएसीटेट और आर्सेनेट जो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के इनिबिटर्स हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स आप ये मान सकते हैं। फिर इसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरेट का फॉर्मेशन होना। कौन सा एंजाइम इसका फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे एंजाइम यूज होता है इनोलेज। इनोलेज एंजाइम का इनिबिशन जो है वो फ्लोराइड मॉलिक्यूल करता है। फ्लोराइड मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर जाता है एक्टिवेट पर्टिकुलर एक्टिवेशन साइट पे एंजाइम के, जिसके कारण से वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से बाइंड नहीं हो पाता और ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पे इनिबिट हो जाती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल हैं जो कि अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वो ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को इनिबिट कर सकते हैं या तो उसके साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये आप एक्स्ट्रा उसमें समरी में नोट डाउन कर सकते हैं। So this is all for the regulation of glycolysis. Thank you. Hopefully you will get better understanding by this lecture. Thank you.